हाय एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वह मेटल और नॉन मेटल का क्लास होगा। और यह क्लास छठवां क्लास है हमारा यूट्यूब पर। तो इससे पहले जो 5 क्लास है आप नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के देख लीजिए, क्योंकि हम चैप्टर वाइज और सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। तो यदि आप पिछला वीडियो देखे रहेंगे तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो जा कर के देख लीजिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दिखाते हैं कि ये हमारा सेटअप है। इसी पर हम अपना मोबाइल रखकर वीडियो को शूट करते हैं। यहाँ पर रखते हैं और ये रिन साबुन है, इससे मोबाइल को प्रेस करके रखते हैं ताकि मोबाइल गिरे ना, और वीडियो को शूट करते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए धातु और अधातु ये हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन जानेंगे कि इनका डेफिनेशन क्या है। तो देखिए किसी भी पदार्थ की शुद्धतम अवस्था को तत्व कहा जाता है। ठीक है, तत्व एलिमेंट भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु क्या होते हैं? देखिए सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अपवाद के तौर पर मरकरी है, जो कि एक धातु है। वह कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है और मरकरी का गलनांक बिंदु -39 डिग्री सेल्सियस। सीजियम तथा गैलियम धातु कमरे को तापमान से थोड़े अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन है कि हथेली पर रखने पर कौन सी धातु पिघलना शुरू कर देती है? तो वो है सीजियम और गैलियम। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीयता धातुओं का वह गुण होता है जिसमें वे दाब लगाने से विकृत हो जाती है। एक आघात वर्धनीय धातु को हथौड़ा या रोलर की सहायता से पतली पतली चादरों में बदला जा सकता है। सबसे आघात वर्धनीय धातु कौन सी है? सबसे अधिक है सोना, सबसे अधिक। उसके बाद फिर आता है चांदी दूसरे नंबर पे, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर उसके बाद है कॉपर, फिर उसके बाद में बाकी सब है। धातुएं तन्य होती हैं, यानी धातुओं में तन्यता पाई जाती है। एक तन्य धातु को खींच खींच कर एक तार के रूप में बदला जा सकता है। सबसे तन्य धातु सोना है, सबसे अधिक सोना में पाया जाता है। एनसीईआरटी के अनुसार 1 ग्राम सोने के टुकड़े को खींचकर 2 किलोमीटर लंबे तार में बदला जा सकता है। ये क्वेश्चन पिछले साल आरआरबी में पूछा गया है कि 1 ग्राम सोने को कितने किलोमीटर के तार में परिवर्तित किया जा सकता है? तो लगभग 2 किलोमीटर। धातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की अच्छी सुचालक होती है। विद्युत तथा ऊष्मा का अच्छा सुचालक चांदी होता है। विद्युत का खराब सुचालक लेड होता है, लेड यानी सीसा। धातुएं इलेक्ट्रॉन दाता होती हैं। धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनावेश बनाती हैं। धातुएं चमकीली होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चांदी हो गया,
कापर हो गया, फेरस हो गया। उसके बाद आता है ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं तथा उनकी पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है। ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड के होते हैं। धातुओं के ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल के साथ क्षार जैसा तथा क्षार के साथ अम्ल जैसा व्यवहार करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। अधातु। सामान्यतः अधातुएं गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। अधातुएं मुलायम होती हैं। एक्सेप्शन है इनका, अपवाद जिसको कहते हैं हिंदी में। कुछ अधातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, जैसे हीरा हो गया, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया। कुछ नोट्स पॉइंट है कि ब्रोमीन अकेला ऐसा धातु है, ब्रोमीन अकेला ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु भंगुर प्रकृति की होती है, कठोर लेकिन आसानी से टूट जाने वाली। अधातु अतन्य होती है, यानी नॉन डक्टिलिटी होती है इसमें। इन्हें खींचकर तार नहीं बनाया जा सकता है। नॉन मेटल यानी अधातु विद्युत की खराब सुचालक होती है क्योंकि इनके पास मुक्त आयन नहीं होते हैं। अपवाद के तौर पे है ग्रेफाइट, जो कि एक अधातु है, वह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं तथा ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती हैं। नॉन मेटल में कोई चमक नहीं होती है। अपवाद है डायमंड, आयोडीन, फास्फोरस, ये अपवाद हैं। नोट्स पॉइंट है कि सफ़ेद फास्फोरस को कब्रिस्तान की आग कहा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को कब्रिस्तान की आग कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नॉन मेटल के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं जिनका पीएच मान 0 से 7 के बीच होता है। नोट्स पॉइंट है कि पानी, जो कि एक अधातु है, वह उभयधर्मी ऑक्साइड है। धातुएं। सोडियम, पहला है सोडियम। ये किस ब्लॉक में आते हैं? एस ब्लॉक में। किस वर्ग में आते हैं? पहले वर्ग में। इनका जो प्राकृतिक है वो कैसा है? क्षारीय है, क्षारीय धातु। और इनका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 11 है। परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23। सोडियम की संयोजकता +1। सोडियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है जो पानी तथा हवा के साथ आसानी से अभिक्रिया करता है, इसीलिए इसके तापमान को कम करने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम एक मुलायम धातु है, इसे चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम पानी से हल्का होता है। सोडियम का उपयोग सोडियम वाष्प के रूप में लैंपों में किया जाता है तथा जलने पर यह पीला रंग देता है। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में शीतलक के रूप में किया जाता है। सोडियम के यौगिक से NaCl, सोडियम क्लोराइड, HCl प्लस NaOH, इनसे जो प्रोडक्ट बनता है वह NaOH प्लस H2O बनता है। NaCl का pH मान 7 होता है। समुद्र का पानी खारा NaCl के कारण होता है, सोडियम क्लोराइड के कारण। NaCl का उपयोग बर्फ़ को पिघलने से बचाने में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट
इसका दूसरा नाम है राख। आते हैं मैग्नीशियम पे। मैग्नीशियम यह किस ब्लॉक में आता है? यस ब्लॉक में। वर्ग कौन सा है? दूसरा। दूसरा नाम इसका है क्षारीय मृदा धातु। इसकी संयोजकता +2। पौधों में उपयोग होता है। मैग्नीशियम पौधों में अतिरिक्त ऊष्मा की मात्रा को अवशोषित कर लेता है। यह पादपों को ठंडक प्रदान करने का कार्य करता है। क्लोरोफिल, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का वर्णक है, में मैग्नीशियम पाया जाता है। नोट्स पॉइंट है, पादपों में अवर्णता या रंगहीनता रोग का कारण क्लोरोफिल वर्णक तथा मैग्नीशियम की मात्रा में कमी होना है। मैग्नीशियम का अयस्क कार्नेलाइट। मैग्नीशियम का अयस्क होता है कार्नेलाइट। मैग्नीशियम रिबन यानी फीता। मैग्नीशियम रिबन का उपयोग फ्लैश लाइट में किया जाता है। मैग्नीशियम के यौगिक कंपाउंड। मैग्नीशियम के कंपाउंड यानी कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक नाम इसका MgO का रासायनिक नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कठोर खनिज पदार्थ है जो कि उच्च तापमान 2000 से 3000 डिग्री सेल्सियस को सहन कर सकता है, इसलिए इसका उपयोग ईंट बनाने की भट्टियों में किया जाता है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसका उपयोग अम्लनाशक के रूप में किया जाता है। इसका pH मान 10.5 होता है। एप्सम लवण, इसका रासायनिक सूत्र MgSO4 इसका उपयोग लूज मोशन की दवाई बनाने में किया जाता है। एप्सम लवण जो होता है। सोरेल सीमेंट, इसका रासायनिक सूत्र है MgCl2 MgO(X)H2। इसका रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड मैग्नीशियम क्लोराइड मैग्नीशियम ऑक्साइड। सोरे या सीमेंट को सफ़ेद सीमेंट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कैल्शियम। नेक्स्ट टॉपिक है कैल्शियम। यह कौन से ब्लॉक में आता है? इस ब्लॉक में। कौन से वर्ग में? दूसरे वर्ग में। संयोजकता कितना होता है? +2। यह इसकी जो प्रकृति है वो कैसा है? क्षारीय मृदा धातु तत्व है। कैल्शियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट या इसको लाइमस्टोन चूना पत्थर कहते हैं। कैल्शियम हमारे टूथपेस्ट में फास्फोराइड के रूप में मौजूद रहता है। कैल्शियम के मुख्य अभिक्रियाएं, इनका जो रिएक्शन है कैल्शियम +2H2O, इनका जो प्रोडक्ट बनता है वह कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड प्लस H2 यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस। ठीक है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। इन दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। इसको क्विक लाइम कहते हैं। बिना बुझा चूना जिसे कहते हैं, क्विक लाइम। यह सीमेंट के निर्माण में सहायक होता है। इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं। इस नोट्स पॉइंट क्या है कि अंडे का बाहरी जो कठोर आवरण होता है, जो वाइट वाला पोर्शन होता है बाहर वाला, वह कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। अंडा जो हमारा होता है उसका जो छिलका होता है वह कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। कैल्शियम के यौगिक कैल्शियम CaSO4 इनका रासायनिक नाम होगा डाइहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसका दूसरा नाम है जिप्सम। इसका उपयोग कहाँ होता है? तो सीमेंट निर्माण में,
मिट्टी स्थिरीकरण, यह मृदा की अम्लता को कम करता है उर्वरक के रूप में। CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसका दूसरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, शॉर्ट नेम। कैल्शियम CaSO4 इंटू 2H2O प्लस हीट, उसमें 120 डिग्री सेल्सियस, तो इनका जो रिएक्शन होगा वह यही बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी सेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। इसका उपयोग कहाँ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो टूटी हड्डियों पर प्लास्टर करने पर, मूर्तियाँ आदि के सांचे बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइड, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बाइड। इसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है, कृत्रिम तरीके से फलों को पकाने में किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड को हम जल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एसिटिलीन गैस मिलता है, C2H2। फिर नेक्स्ट पॉइंट है CaCN2 यानी कैल्शियम साइनाइड। कैल्शियम साइनाइड एक जहरीला पदार्थ है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है। नोट्स पॉइंट क्या है? कैल्शियम मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। उसके बाद आगे देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसी को हम विरंजक जोड़ भी कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वह COOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीजन और क्लोराइड। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो जीवाणुनाशक में, पानी के शुद्धिकरण में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम किस ब्लॉक का है? तो यस ब्लॉक का है। कौन से वर्ग का है? पहले वर्ग का है। संयोजकता कितना है? +1। पहले वर्ग की संयोजकता कितनी है? +1। इसकी प्रकृति कैसी है? तो ये क्षारीय धातु तत्व है। पोटेशियम एक लचीली धातु है, इसे चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। पोटेशियम एक अत्यधिक क्रियाशील धातु है, यह पानी तथा वायु से आसानी से अभिक्रिया कर आग लगा सकता है, इसलिए इसके तापमान को कम करने के लिए इसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। पोटेशियम के यौगिक क्या है? इनकी कंपाउंड क्या है? तो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इनका रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका pH मान कितना होता है? तो 12 से 12.5 होता है। इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को? तो इसका उपयोग नहाने के साबुन बनाने में किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, इसका दूसरा नाम होता है लाल दवा। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है? तो इसका उपयोग पानी को विसंक्रमित करने में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, इसका दूसरा नाम है साल्ट पीटर या इसी को गन पाउडर कहते हैं। इसका उपयोग उर्वरक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एल्यूमिनियम। किस ब्लॉक का तत्व है? ये P ब्लॉक का तत्व है। कौन सा वर्ग है? 13वें वर्ग। P ब्लॉक 13 से 18 तक होता है, तो ये किस वर्ग का है? 13वें वर्ग का है। इसकी संयोजकता +3 या बोरान परिवार का तत्व होता है और एल्युमिनियम भू प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। इसका उपयोग एल्युमिनियम फॉयल और विद्युत तार बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट है इसका मुख्य अयस्क, Al2O3 × 2H2O। ठीक है, एल्युमिनियम धातु की सतह
इसके ऑक्साइड से ढकी हुई होती है, जो इसे जंग लगने से सुरक्षा प्रदान करती है। एल्युमिनियम प्लस एयर या H2O रिएक्ट करके क्या बनाता है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। यह एल्युमिनियम को जंग लगने से बचाता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। यह अम्ल के साथ क्षार जैसा तथा क्षार के साथ अम्ल जैसा व्यवहार करता है। इसके बाद एल्युमिनियम की मिश्र धातुएं, जिनको एलॉय हम कहते हैं, तो रोल्ड गोल्ड या कृत्रिम सोना। पहला है रोल्ड गोल्ड या कृत्रिम सोना। इसे कॉपर प्लस कॉपर, इसमें कितना होता है, 95% कॉपर होता है। और एल्युमिनियम कितना होता है, 5% एल्युमिनियम होता है। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम इसमें कितना होता है, 5% मैग्नीशियम होता है। और एल्युमिनियम 95% होता है। ड्यूरेलुमाइन कॉपर प्लस मैग्नीशियम प्लस एल्युमिनियम प्लस मैग्नीज। इन दोनों का उपयोग वायुयान की बॉडी तथा प्रेशर कुकर बनाने में होता है। उसके बाद आते हैं रतन पत्थर, जेम स्टोन, नीलम हो गया, रूबी पत्थर बनाने में किया जाता है इसका प्रयोग। उसके बाद आते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल्ड्राइड। इसका उपयोग जल रोधक कपड़े बनाने में होता है। नोट्स पॉइंट है, पोटास एलम K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल्ड्राइड इंटू 24H2O। इसका उपयोग क्या होता है, तो जल का शुद्धिकरण करने के लिए, रुधिर का थक्का जमाने में, रोगाणु रोधक के रूप में किया जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आयरन फेरिक किस ब्लॉक का है, D ब्लॉक का है। कौन से वर्ग का, 8वें वर्ग का। आयरन भू प्रॉपर्टी का दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। आयरन के अयस्क, पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट। चौथा है सिडेराइट। पांचवा है आयरन पायराइट, यानी मूर्खों को सोना कहते हैं। जो मार्केट में नकली आभूषण आते हैं, देखने में सोने जैसा लगते हैं, उसी को ही आयरन पायराइट कहते हैं, या उसी को मूर्खों का सोना कहते हैं। आयरन की अवस्थाएं, फेरस, या फिर +2 संयोजकता है तो ये फेरस हो जाएगा, +3 संयोजकता है तो फेरिक, +4 है तो परफेरिट, 6 है तो फेररिट। आयरन के प्रकार, आयरन कितने प्रकार के होते हैं, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर आयरन 3 प्रकार का होता है। पहला है कास्ट आयरन, यानी ढलवा लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा का प्रतिशत 2 से 2.5% तक होता है। ढलवा लोहे पर वेल्डिंग नहीं की जा सकती है। ढलवे लोहे पर वेल्डिंग नहीं की जा सकती है। क्यों नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 2 से 2.5% ही होती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसको वेल्डिंग नहीं किया जा सकता है। रॉट आयरन, पिटवा लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा का प्रतिशत 0.12 से 0.25% तक होता है। पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, इस पर भी जंग नहीं लगता है। ठीक है। पिग आयरन, कच्चा लोहा। इसमें कार्बन की मात्रा का प्रतिशत 4 से 5% तक होता है, यह लोहे का सबसे खराब रूप होता है। पिग आयरन, कच्चा लोहा। आयरन के यौगिक, FeCl3 फेरिक क्लोराइड। इसका उपयोग रुधिर के शुद्धिकरण में होता है। ग्रीन विट्रियोल
हरा थोथा या इसी को कसीस कहते हैं। Fe4 × 7H2O यह मानव शरीर में रुधिर की मात्रा को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके नोट्स पॉइंट हैं कि आयरन प्लस ह्यूमिड हवा या इसी को साधारण जल कहते हैं, इनका जो रिएक्शन होता है वह होता है Fe2O3 × XH2O। लोहे में जंग लगने के दौरान होने वाली रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जब जंग लग जाता है तो उससे जो रिएक्शन होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो क्या क्या होता है उससे। तो देखिए, जब लोहे में जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ेगा, रंग में परिवर्तन, लाल से भूरा हो जाएगा, लाल भूरा हो जाएगा, सामर्थ्य घटेगी यानी इसकी स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी सामर्थ्य घटेगी, शुद्ध लोहे का गुण घटेगा क्योंकि जंग लग रहा है। लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय क्या क्या हैं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस पर पेंटिंग करते हैं, लोहे की सतह पर पेंट करके। दूसरा उपाय क्या है, गैल्वेनीकरण करके, गैल्वेनाइजेशन। इस प्रक्रिया में लोहे पर जिंक का लेपन किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पानी से जंग नहीं लगता है? तो आसुत जल तथा शुष्क हवा से जंग नहीं लगता है। क्वेश्चन क्या था, किस प्रकार के पानी से जंग नहीं लगता है? तो कोई आंसर है कि आसुत जल तथा शुष्क हवा से। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है स्टील यानी इस्पात। स्टील एक मिश्र धातु है, स्टील पर वेल्डिंग नहीं की जा सकती है। फेरिक यानी आयरन प्लस कार्बन, इन दोनों का जो रिएक्शन होता है उससे क्या बनता है, स्टील। कार्बन, जिसमें कार्बन की जो परसेंटेज है वह 0.025 से 2.5% तक होता है कार्बन की मात्रा। कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर स्टील को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है हार्ड स्टील, दूसरा है माइल्ड स्टील और तीसरा है मीडियम स्टील। हार्ड स्टील के गुण क्या हैं? तो यह 1 से 1.5% कार्बन मात्रा वाला स्टील है। इसका उपयोग चुंबक बनाने में होता है। जो हार्ड स्टील होता है उसमें 1 से 1.5% कार्बन मिक्स होता है, इसको चुंबक बनाने में किया जाता है जिसका उपयोग। माइल्ड स्टील 0.1% कार्बन से कम कार्बन वाले स्टील को माइल्ड स्टील कहते हैं। और जो मीडियम स्टील होता है उसमें 0.5% कार्बन की मात्रा वाले स्टील, इसका उपयोग रेल की पटरियों में होता है। स्टेनलेस स्टील जंगरोधी स्टील। स्टेनलेस स्टील एक प्रकार का मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील का संगठन आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकिल। आयरन की मात्रा 70%, क्रोमियम 18% और निकिल 12%। यह इसे यानी कि क्रोमियम को इसे जंग लगने से बचाता है। क्रोमियम नोट्स पॉइंट क्या है कि निकिल स्टील, निकिल प्लस कार्बन प्लस फेरिक। टंगस्टन स्टील, टंगस्टन प्लस फेरिक प्लस कार्बन, इसको हाई स्पीड कटिंग स्टील कहते हैं। मैग्नीज स्टील, मैग्नीज प्लस फेरिक प्लस कार्बन। नोट्स पॉइंट क्या है कि अल्निको एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक लेड, पीबी, प्लम्बम। लेड के अयस्क कौन कौन से हैं? तो सेरुसाइट है, सेरुसाइट PbCO3, लेड कार्बोनेट और गैलेना PbS। लेड सल्फाइड, लेड उपस्थित होता है तो लिपस्टिक में
मैगी में, सौंदर्य प्रसाधन में, वाहनों से निकलने वाली धूल, इन सभी में लेड उपस्थित होता है। लेड से होने वाला रोग मिनीमाता रोग, जिससे नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। लेड का उपयोग प्रिंटिंग पेपर मशीन में किया जाता है। लेड अकेली ऐसी धातु है जिसका कोई अपर रूप नहीं है। लेड ऐसी अकेली धातु है जिसका कोई अपर रूप नहीं है। वाहनों को मिलने वाले पॉल्यूशन सर्टिफिकेट में लेड की मात्रा की जांच की जाती है। कार्बन प्लस लेड, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो हमारा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है वाहनों का, उसमें किस चीज़ की जांच की जाती है, तो उसमें कार्बन प्लस लेड की जांच की जाती है। सफ़ेद लेड का रासायनिक सूत्र, जो सफ़ेद लेड का रासायनिक सूत्र 2PbCO3 × PbOH का वोल्टाइज। माचिस की तिल्ली में लाल फास्फोरस के साथ साथ लेड भी पाया जाता है। माचिस की तिल्ली में लाल फास्फोरस के साथ साथ लेड भी पाया जाता है। ये जो देख रहे हैं माचिस का फिगर है, इसमें जो जहाँ पर माचिस से हम रगड़ कर जलाते हैं तो वहाँ क्या होता है, उसमें लेड पाया जाता है और वो फास्फोरस का बना रहता है। विद्युत बल्बों के लिए आदर्श फ्यूज वायर बनाने में लेड के साथ टिन का उपयोग होता है। सिल्वर, नेक्स्ट पॉइंट है सिल्वर। अर्जेंटीनम Ag, अर्जेंटीनम लैटिन भाषा है। चांदी विद्युत तथा ऊष्मा का अच्छा सुचालक है। क्या है? अच्छा सुचालक है। चांदी एक नोबल मेटल है। अर्जेंटीनम प्लस एयर, सल्फर जिसमें मिक्स हो, ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। इसके बनने से चांदी काला पड़ जाता है। चांदी के यौगिक Agi यानी कि सिल्वर आयोडाइड, AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। Agi यानी कि इसका प्रयोग, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है, और सिल्वर नाइट्रेट इसका दूसरा नाम होता है लूनर कास्टिक। इसी को वाटर इंक भी कहते हैं। यानी कि सिल्वर नाइट्रेट जो हम ओट जानते हैं यानी के लिए, तो हमारे नाखूनों पर जो कलर लगाते हैं वह इसी का बना होता है, सिल्वर नाइट्रेट का। AgCl, सिल्वर क्लोराइड, इसका दूसरा नाम है हॉर्न सिल्वर। इसका उपयोग प्रकाश समिति कांच बनाने में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है सोना यानी गोल्ड, ओरम Au। तो सोना एक नोबल धातु है। सोना एक मुक्त धातु या अभिक्रियाशील धातु है। सोने का अयस्क कौन कौन सा है, सेल्वेनाइट है और कैल्वेनाइट है। सोने का जो अयस्क है वो सेल्वेनाइट है और कैल्वेनाइट है। सोना सबसे आघातवर्धनीय धातु है। सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। सोना सबसे ज़्यादा तन्य धातु है। इसकी डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए इसे कठोर बनाने के लिए इसमें अशुद्धियाँ जैसे कापर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, अर्जेंटीनम हो गया आदि मिलाई जाती हैं। यदि हम शुद्ध सोने के किसी कोई भी आभूषण बनाते हैं तो बन तो जाएगा लेकिन वो मजबूत नहीं रहेगा, वो कुछ ही दिनों में टूट जाएगा, क्योंकि उसको नाखून से काटा जा सकता है, इतना मुलायम होता है। सोना केवल एक्वा रेजिया विलयन में ही विलय होता है।
जब हम जाते हैं सोने को धुलवाने के लिए, कहते हैं ना कि सोने धुलवाने जा रहे हैं तो पानी चढ़वाने, तो उस पर उसमें क्या करते हैं, पहले एक्वारेजिया विलयन होता है, उसमें हम डालते हैं, उसको साफ़ करते हैं। उसके बाद में है सर्प विषरोधी इंजेक्शन। सर्प विषरोधी इंजेक्शन में सोने का उपयोग किया जाता है। सोने की किस्में, सोने जो सोना होता है हमारा, इनके भी कई प्रकार के होते हैं, ये भी कई किस्म के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, कई क्वालिटी के होते हैं। तो क्वालिटी कहना ज़्यादा बेटर रहेगा कि सोने की कई किस्में, यानी सोने के भी कई क्वालिटी होते हैं, जैसे 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट। 28 वाले कैरेट वाले सोने में क्या होता है, 75% सोना होता है और 25% कापर होता है, अर्जेंटीनम होता है और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। 22 कैरेट वाले सोने में क्या होता है कि 92% सोना होता है और 8% कापर होता है, अर्जेंटीनम होता है और एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। 24 कैरेट सोने में क्या होता है कि इसमें 100% सोना होता है, कोई मिश्रण नहीं मिला होता है। कृत्रिम सोना यानी आर्टिफिशियल जो हमारा गोल्ड होता है वह किसका बना होता है, तो वह कापर और एल्युमिनियम का होता है। कापर उसमें 95% कापर होता है और 5% एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कापर। कापर विद्युत का अच्छा सुचालक है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। आप जाते होंगे पंखा बनवाने के लिए, तो कापर का जो बाइंडिंग करते हैं वो महंगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वह कापर का अच्छा सुचालक होता है, इसमें कोई ज़्यादा मिक्सचर नहीं होता है या बिल्कुल शुद्ध होता है, इसलिए ये महंगा पड़ता है। कापर एक ऐतिहासिक धातु है। गोल्ड, सिल्वर, कापर, आयरन, टिन। कापर प्लस एयर, हवा, इनका जो रिएक्शन बन के प्रोडक्ट बनता है वह कापर कार्बोनेट होता है, CuCO3। कापर कार्बोनेट यानी हरा रंग का। कापर प्लस एयर ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, CuCO3 इंटू CuOH का होल ट्वाइस, तो ये क्या हो जाता है, नीला रंग हो जाता है। कापर के अयस्क, कापर पाइराइट। कापर की अवस्थाएं, कापर पर +1 की संयोजकता क्यूप्रस प्लस Cu2O। कापर पर +2 की संयोजकता क्यूप्रिक। कापर CuSO4 इंटू 5H2O, क्यूप्रिक सल्फेट। नीला तो होता है, इसी को कहते हैं या इसी को कवकनाशी कहते हैं, फंगिसाइड। मानव शरीर में कापर की अधिक मात्रा से विल्सन बीमारी हो जाती है। कापर की मिश्र धातुएं, कापर प्लस एल्युमिनियम रोल्ड गोल्ड। कापर 75% प्लस जिंक तो पीतल बनता है। कापर 88% है, प्लस टिन है 12%, तो ये कांसा बनता है, ब्रॉन्ज, यानी बर्तन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। कापर प्लस जिंक डच धातु। कापर प्लस निकिल प्लस जिंक जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिंक। इनका परमाणु क्रमांक 30 होता है। किस ब्लॉक के तत्व हैं, तो ये D ब्लॉक के हैं। इनकी संयोजकता +2। जिंक के अयस्क कौन कौन से हैं, तो जिंक सल्फाइड है और जिंक कार्बोनेट है, ZnCO3। इनका दूसरा नाम क्या है जिंक कार्बोनाइड का, कैलामाइन। जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड, इनका दूसरा नाम है जिंक साइड। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो कृत्रिम दांत बनाने में। जिंक ऑक्साइड का उपयोग करके कृत्रिम दांत बनाते हैं। आयरन को जंग से बचाने के लिए जिंक का इस्तेमाल किया जाता है।
जिंक खनिज इंसुलिन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। यह आंसू, लार तथा पसीने में भी उपस्थित होता है। फिल्मों में धुएं वाले चित्रों को जिंक की सहायता से फिल्माया जाता है। फिल्म में धुएं वाले चित्रों को, जहाँ पर धुआं निकलता है तो उसको किससे दर्शाया जाता है, तो उसको जिंक की सहायता से फिल्माया जाता है। मरकरी, Hg। मरकरी एक चमकदार धातु है। दूसरा नाम इसका क्या है, क्विक सिल्वर है। इसका गलनांक बिंदु कितना होता है, -39 डिग्री सेल्सियस। मरकरी कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। मरकरी के अयस्क Hgs। मरकरी सल्फाइड या इसी को सिनेबार कहते हैं। मरकरी की ऑक्सीकरण अवस्था है +1 मर्क्यूरस और +2 मर्क्यूरिक। ठीक है ना। मरकरी को केवल लोहे के पन्नों में रखा जाता है। मरकरी को केवल लोहे के पात्रों में रखा जाता है, पन्नों में नहीं। पात्रों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह अदर एलिमेंट के साथ रखेंगे तो उससे क्रिया कर लेगा। यह सोने से क्रिया नहीं करता है, लोहे से क्रिया नहीं करता है। मरकरी प्लस क्षार कोई अभिक्रिया नहीं करता है। मरकरी प्लस जल कोई अभिक्रिया नहीं करता है। इसके बाद आते हैं कि मरकरी का उपयोग, मरकरी के उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो ट्यूबलाइट में, थर्मामीटर में, बैरोमीटर में, स्फैग्मोमैनोमीटर यानी रक्त दाब मापी में, दाब मापी में, तापमान में और मरकरी वाष्प प्लस नियान में। नेक्स्ट पॉइंट है यूरेनियम। यूरेनियम एक रेडियो सक्रिय तत्व है जो अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेड है। इसका उपयोग यानी यूरेनियम 92, इसका उपयोग परमाणु बम के ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक हैं 92। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92, इनका परमाणु भार 235 जिसका होता है, तो इसे परमाणु बम में ईंधन के रूप में भरा जाता है। और जिसमें 238 होता है परमाणु भार, उसे हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराए गए बम का निर्माण यूरेनियम 235 तथा प्लूटोनियम 239 से हुआ था। जापान के नागासाकी में, हिरोशिमा तथा नागासाकी में अमेरिका द्वारा जहाँ परमाणु बम गिराया गया था, उस परमाणु बम में यूरेनियम 238 और 239 मिक्स थे। थोरियम, नेक्स्ट पॉइंट है थोरियम। परमाणु क्रमांक 90, रेडियो सक्रिय तत्व है। भारत विश्व में थोरियम के भंडार रखने वाला अग्रणी देश है, यानी पहला देश है। भारत में थोरियम इसके एक अयस्क मोनेजाइट के रूप में प्राप्त होता है। केरल में सर्वाधिक पाया जाता है। मोनाजाइट केरल में सर्वाधिक पाया जाता है। इसका नोट्स पॉइंट क्या है, स्ट्रेटेजिक मेटल यानी युद्ध नीति धातु टाइटेनियम मूवी आई थी, टाइटेनियम। इसका उपयोग युद्ध के समय हथियार बनाने में किया जाता है। प्रत्यारोपित या कृत्रिम हड्डी, इन्हें बनाने में टाइटेनियम का उपयोग किया जाता है। आशा की धातु, येलो केक या मेटल हॉप, यूरेनियम। तो अभी तक हम क्या पढ़े, मेटल्स के बारे में, और अब क्या पढ़ेंगे, नॉन मेटल्स यानी अधातु। हाइड्रोजन क्या अधातु है। इसका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु भार। इसका
हाइड्रोजन के नाभिक को प्रोटॉन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या शून्य होती है। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे प्रचुर मात्रा का तत्व है। सूर्य पर हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस का अनुपात 3:1 होता है। हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है क्योंकि यह वर्ग 1 तथा वर्ग 17 दोनों के तत्वों की भांति व्यवहार करता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन गैस प्रदूषण रहित गैस है। हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से हैं? तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। यानी जिसके परमाणु भार 1 हो उसको प्रोटियम, जिसके परमाणु भार 2 हो उसको ड्यूटेरियम और जिसके परमाणु भार 3 हो उसको ट्रिटियम कहते हैं। ठीक। ड्यूटेरियम ऑक्साइड या इसी को भारी जल भी कहते हैं, D2O को। हाइड्रोजन प्लस हवा, एयर, ये मिक्स करके क्या बनाते हैं? जल बनता है इनसे। ड्यूटेरियम प्लस हवा से भारी जल बनता है, D2O प्लस D2+O। देखिए, भारी जल की खोज HC यूरे के द्वारा की गई थी। भारी जल का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में मंदक के तौर पर किया जाता है। नवजात हाइड्रोजन। नवजात हाइड्रोजन किसे कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए हाइड्रोजन आयन को नवजात हाइड्रोजन कहा जाता है। यह सामान्य हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होता है। हाइड्रोजन गैस के जलने से पीओपी ध्वनि पॉप हाइड्रोजन गैस के जलने से पॉप ध्वनियाँ निकलती हैं। द्रवित हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन में किया जाता है जिसे परडोधक कहते हैं। जल एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। जल, इसका घनत्व ज़्यादा होता है, आयतन कम होता है। बर्फ़, इसका घनत्व कम होता है और आयतन ज़्यादा होता है। बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर क्यों तैरता है? क्वेश्चन है कि बर्फ़ का टुकड़ा पानी पर क्यों तैरता है? तो बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए यह पानी पर तैरता है। नोट्स पॉइंट है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर एक नए यौगिक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण करता है। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 का निर्माण J.L. थेनार्ड के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का निर्माण मैरकस विधि से किया जाता है। मैरकस विधि की अभिक्रिया क्या है? तो Na2O2 प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के उपयोग, इनके उपयोग क्या है? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के उपयोग क्या है? तो पुरानी तस्वीरों पर लेड की परत जम जाती है, जिसे हटाने के लिए हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। घावों को साफ करने में रोगाणुरोधक के रूप में किया जाता है। रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। मूत्र, मिल्क यानी दूध, जूस, शराब आदि के संरक्षण करने में हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग करते हैं। नोट्स पॉइंट है कि हाइड्रोजन गैस हीलियम गैस से हल्की होती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस अत्यधिक ज्वलनशील होती है, इसलिए इसका उपयोग गुब्बारों में नहीं किया जाता है। गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तत्व की खोज प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन गैस की खोज सिले के द्वारा की गई थी। मानव शरीर में ऑक्सीजन सबसे प्रचुरतम
तत्व हैं। इनका क्रमांक है, पहले सब सर्वाधिक ऑक्सीजन का, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कैल्शियम है। ऑक्सीजन गैस को एयर ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। ऑक्सीजन गैस को एयर ऑफ लाइफ गैस भी कहा जाता है। ऑक्सीजन मानव शरीर में भोजन के जलने में सहायक है, जिससे एटीपी पर ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीजन गैस का उपयोग एसिटिलीन गैस के साथ मिलकर वेल्डिंग करने में किया जाता है। ऑक्सीजन गैस का उपयोग एसिटिलीन गैस के साथ मिलकर वेल्डिंग करने में किया जाता है। ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन, ये दोनों अभिक्रिया करके ऑक्सी एसिटिलीन बनाते हैं, यानी वेल्डिंग गैस बनाते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग कृत्रिम श्वसन प्रक्रिया के लिए होता है। ओजोन O3 ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। O3 यानी ओजोन एक त्रिपरमाणविक यौगिक है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है तथा यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर होता है। पराबैंगनी किरणें जो आती हैं उनसे हमारे त्वचा को कैंसर होने का खतरा ज़्यादा रहता है। ऑक्सीजन परत की मोटाई ज्ञात करने की इकाई है। क्वेश्चन है कि ओजोन परत की मोटाई ज्ञात करने की इकाई क्या है, तो वो डॉल्फ्सन इकाई है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। ओजोन छिद्र की स्थिति कहाँ पर है, तो उत्तरी ध्रुव पर है। ये हमारा उत्तरी ध्रुव है, ठीक। ये हमारा दक्षिणी ध्रुव है, यानी नॉर्थ पोल। ये हमारा साउथ पोल है, ठीक। तो ओजोन छिद्र की स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी ध्रुव पर। 1985 में जोसेफ हरमन ने सबसे पहले ओजोन छिद्र के बारे में बताया था तथा इसके ह्रास का मुख्य कारण क्लोरोफॉर्म कार्बन्स थे। CFC का दूसरा नाम फ्रियान है, जिसको एसी गैस भी कहते हैं। CFC के प्रतिस्थापन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, द्रवित अमोनिया और शुष्क बर्फ। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं -2 ऑक्साइड, -1 पराऑक्साइड और -12 सुपर ऑक्साइड। नेक्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन, N2। परमाणु क्रमांक इसका 7 होता है। नाइट्रोजन को एनिमल्स के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। नाइट्रोजन को एनिमल्स के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। नाइट्रोजन भूमि की उर्वरकता को बढ़ाता है, इसीलिए यह पादपों की वृद्धि में सहायक है। पादप नाइट्रोजन का अवशोषण नाइट्रेट के रूप में करते हैं तथा यह प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। नाइट्रोजन हमारे वातावरण में उपस्थित सबसे प्रचुर मात्रा का तत्व या गैस है। हमारे वातावरण में यानी हमारे वायुमंडल में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाए जाते हैं, तो 78%। नाइट्रोजन गैस को चिप्स के पैकेट में भरा जाता है, जो इन्हें खराब होने से बचाती है। नाइट्रोजन गैस को वाहनों के टायरों में भी भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस को वायुयान के टायरों में गर्मियों के मौसम में भरा जाता है। नाइट्रोजन गैस को आर्गन के साथ विद्युत बल्बों में भरा जाता है। द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग वीर्य, अंग तथा परागकण को संरक्षित रखने में किया जाता है। द्रवित नाइट्रोजन का तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतक के रूप में भी किया जाता है। नाइट्रोजन गैस मानव रुधिर में अघुलनशील है। नाइट्रोजन का उपयोग प्रोड्यूसर गैस बनाने में भी किया जाता है। फ्लोरीन, नेक्स्ट पॉइंट है फ्लोरीन।
फ्लोरीन का वास्तविक रंग सफ़ेद होता है। फ्लोरीन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से अभिक्रिया करके गुलाबी रंग देता है। फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील अधातु है। ज़ेनान एक अक्रिय गैस है तथा यह अकेली ऐसी अक्रिय गैस है जो फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके इसके यौगिक ज़ेनान Fe, F4, F6, F8 बनाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लोरीन। क्लोरीन अकेली ऐसी गैस है जो कि रंगीन है, इसका रंग पीला होता है। क्लोरीन का रंग कैसा होता है? पीला होता है। हाइड्रोक्लोरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्लोरीन का ही एक यौगिक है। क्लोरीन एक विरंजक पदार्थ है। क्लोरीन का उपयोग जीवाणु मारने के लिए किया जाता है। क्लोरीन का उपयोग जल के शुद्धिकरण में भी होता है। क्लोरीन का उपयोग एक निषेचक क्लोरोफॉर्म बनाने में भी किया जाता है। नोट्स पॉइंट है, क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? ये क्वेश्चन है कि क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में क्यों भरा जाता है, क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर है कि प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाता है तथा इस अपक्रिया में एक बहुत ही जहरीली गैस फास्जीन का निर्माण होता है। इसीलिए हम इसको रंगीन बोतल में भरकर रखते हैं। ठीक है। 2CHCl3 प्लस ऑक्सीजन, ये जब आपस में क्रिया करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो 2COCl2 यानी फास्जीन गैस प्लस HCl का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों में डिफरेंस। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम जहरीली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड कम जहरीली गैस है, वहीं कोबाल्ट कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक जहरीली गैस है। दूसरा पॉइंट है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कार्बन के पूर्ण दहन के बाद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कार्बन के पूर्ण दहन के बाद होता है, वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कार्बन के अपूर्ण दहन से होता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्रिया करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, वहीं कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन के हाफ अणु लेने के बाद में ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। क्वेश्चन है कि बंद कमरे में जलती हुई अंगीठी रख कर नहीं सोना चाहिए, क्यों? तो इसका आंसर होगा कि बंद कमरे में जलती हुई अंगीठी से ऑक्सीजन के स्तर में कमी हो जाती है, जिससे कार्बन का पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, जिसके बाद जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कि शरीर के लिए हानिकारक गैस है। क्वेश्चन दूसरा है कि मानव रुधिर में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसका आंसर होगा कौन सा? कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड को जाना जाता है, इसका आंसर होगा स्लीपिंग गैस से, मीठी निद्रा वाली गैस। ठीक है, साइलेंट किलर इसी को कहते हैं, साइलेंट किलर गैस। साइलेंट किलर गैस किसे कहते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है तो आग बुझाने में,
आग बुझाने वाले यंत्रों में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है, तो इसका आंसर होगा डीजल वाहनों से, सिगरेट के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, तो शुष्क बर्फ, इसका आंसर होगा शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन है कि कोल्ड ड्रिंक में कौन सी गैस होती है, तो इसका आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो कोल्ड ड्रिंक हम लोग पीते हैं इसमें कौन सी गैस होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। उपधातु मेटलॉइड, एक उपधातु में धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। एक उपधातु में जो उपधातु होता है उसमें धातु और उपधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में कुल 7 उपधातु हैं। कितने उपधातु हैं? आवर्त सारणी में 7 उपधातु हैं जो पी वलय में स्थित हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 27। उपधातुओं का उपयोग अर्धचालक बनाने में किया जाता है। अर्थ क्रेस्ट पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला उपधातु सिलिकॉन है, सिलिका है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम सब्सटेंस यानी पदार्थ के बारे में कंप्लीट जानकारी पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।